लंग कैंसर ब्रॉडली दो में डिवाइडेड है, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल आगे कई कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस कार्सिनोमा या समथिंग एल्स। सो ब्रॉडली लंग कैंसर 3-4 प्रकार के होते हैं, स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल आगे फर्दर डिवाइडेड है। लंग कैंसर का सिंगल मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है टोबैको। टोबैको च्यूइंग, टोबैको इन्हेलेशन, किसी भी फॉर्म ऑफ टोबैको को हम कंज्यूम करते हैं तो लंग कैंसर का हमारा रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। बाकी कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि नॉन स्मोकर्स में भी होते हैं। नॉन स्मोकर्स में सेकेंड हैंड स्मोक एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है। सेकेंड हैंड स्मोक का क्या मतलब है कि मैं स्मोकिंग नहीं करता मगर मेरा पार्टनर स्मोकिंग करता है, हमारे घर में हस्बैंड या वाइफ स्मोकिंग करते हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। एक होता है थर्ड हैंड स्मोक, कि जो स्मोक पर्दों में फंस जाती है, वो स्मोक भी अगर हम इनहेल करें तो उससे भी लंग कैंसर होता है। बाकी कारण जो हैं लंग कैंसर के वो हैं जैसे पोल्यूशन। WHO ने पोल्यूशन को एक बहुत बड़ा कारण बताया है और पोल्यूशन से लंग कैंसर होता है। नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड, हम लोग परसिस्टेंटली एक्सपोज्ड हैं एक रिस्क फैक्टर को जो कि लंग कैंसर करता है। एक और अननोन कारण है रेडॉन गैस एक्सपोजर। रेडॉन गैस क्या होती है? रेडॉन गैस जो नेचुरल यूरेनियम होता है उससे टूट के बनती है। तो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जिस ज्योग्राफी में हम रहते हैं वहाँ रेडॉन गैस एक्सपोजर तो नहीं है। यूजुअली ये बिल्डिंग्स जिसमें वेंटिलेशन नहीं होता वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। एक टर्म होता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। आप अगर इसको गूगल करेंगे आपको पता चलेगा सिक बिल्डिंग क्या होती है। ब्रॉडली हर वो बिल्डिंग जिसमें वेंटिलेशन नहीं है वो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहलाती है। तो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, टोबैको, फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, देन पोल्यूशन, देन इवन रेडॉन गैस। कॉमन सिम्टम्स आर खांसी, आवाज़ का चेंज होना, सांस फूलना या हमारी बलगम में खून आना, ये कॉमन सिम्टम्स है लंग कैंसर के। डायग्नोसिस के लिए हम लोग बेसिक टूल्स आर इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब फोटोग्राफी। तो हम लंग्स की फोटोग्राफी कैसे करते हैं? हम लोग एक CT स्कैन कर लेते हैं। अगर हमें उसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो हम एक एंडोस्कोप डालते हैं हमारे सांस के रास्ते में। इस एंडोस्कोप को बोलते हैं ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप एक पतली सी ट्यूब है जिसके आगे कैमरा लगा होता है। वो कैमरे से हम लोग देखते हैं कि हमारी लंग्स और उसकी लाइनिंग कैसी है। अगर हमें कुछ गड़बड़ लगता है तो वहाँ से हम लोग बायोप्सी ले लेते हैं। तो ब्रोंकोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी, ये एक जांच है और दूसरी जांच है CT स्कैन ऑफ द चेस्ट। ये दो जांचों से हमें रफ आइडिया लगता है कि लंग कैंसर है या नहीं। स्टेजिंग का मतलब है कि लंग कैंसर लंग्स में लिमिटेड है या लंग से बाहर गया हुआ है। अगर लंग्स में लिमिटेड है तो हम लोग उस स्टेजिंग को 1, 2 या 3 बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है या लिम्फ नोड्स कितने हैं। तो अगर साइज़ बहुत छोटा है, नोड्स नहीं है तो स्टेज 1 है। साइज़ थोड़ा बड़ा है और लिम्फ नोड्स आ रहे हैं तो स्टेज 2 या 3 है। साइज़ अगर लंग के बाहर चला गया है तो वो स्टेज 4 है। बाहर का मतलब ऑर्गन्स आउटसाइड लंग। ऑर्गन्स आउटसाइड लंग कहाँ जाता है? लंग कैंसर लिवर में जा सकता है, लंग कैंसर बोन्स में जा सकता है, पेट में जा सकता है या ब्रेन में जा सकता है। तो अगर कोई भी ऑर्गन लंग से बाहर अफेक्टेड है तो वो स्टेज 4 लंग कैंसर कहलाता है। स्टेजिंग के लिए लंग कैंसर के हम लोग होल बॉडी इमेजिंग करते हैं। होल बॉडी इमेजिंग का मतलब बॉडी का फोटो खींचते हैं। इमेजिंग के तरीके क्या क्या हैं? इमेजिंग का तरीका है होल बॉडी CT स्कैन या फिर होल बॉडी कलर्ड CT स्कैन जिसको हम लोग PET स्कैन बोलते हैं। तो अगर हमें पता है कि एक व्यक्ति को लंग कैंसर है तो स्टेजिंग करने के लिए हम लोग होल बॉडी CT या होल बॉडी PET स्कैन करते हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारे पास 3 प्रकार की हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी या फिर मेडिसिन्स। सर्जरी हम लोग करते हैं अर्ली स्टेज लंग कैंसर में, जबकि बहुत छोटा सा होता है।
तो हम लोग लंग की कुछ हिस्सा निकाल देते हैं, उसको लोबेक्टमी बोलते हैं, या पूरा का पूरा लंग निकाल देते हैं। ये सर्जरी अर्ली स्टेज लंग कैंसर में की जाती है। अगर स्टेज 3 तक है कि सर्जरी नहीं कर सकते मगर लंग्स में लिमिटेड है, तो हम लोग उस पार्ट को हाई बीम रेडियोथेरेपी देके बर्न कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन थेरेपी। तो ये कब किया जाता है? जब फैला हुआ नहीं है मगर इतना छोटा भी नहीं है कि सर्जरी नहीं कर सकते। अगर फैल गया है, स्टेज 4 है, तो हम लोग दवाइयों से कंट्रोल करते हैं। दवाइयाँ किस प्रकार की हैं? वो कुछ कीमोथेरेपी हैं, कुछ टारगेटेड थेरेपी हैं। कीमोथेरेपी सिंपल मेडिसिन होती हैं जो हम लोग आईवी इंट्रावीनसली देते हैं सलाइन में मिक्स करके। टारगेटेड थेरेपीज़ होती हैं, ये नए किस्म की दवाइयाँ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं लंग कैंसर में। लंग कैंसर में टारगेटेड थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो जो बायोप्सी की होती है हमने लंग कैंसर की, उस बायोप्सी को हम लोग लैब में एनालाइज करके कुछ टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। टारगेट्स का मतलब कैंसर सेल के क्या मार्कर्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। उन मार्कर्स के खिलाफ अलग अलग किस्म की नए किस्म की दवाइयाँ आजकल आ रखी हैं जो कि कीमोथेरेपी नहीं है, नॉन कीमोथेरेपी मेडिसिन है। इसमें हमारे पास सबसे आगे है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और कैंसर से लड़ने में शक्ति देती हैं। तो इम्यूनोथेरेपी में कुछ दवाइयाँ जैसे निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, ये कॉम्प्लिकेटेड से नाम है, जो लंग कैंसर में फाइट करती हैं। ये यूज़फुल होंगी या नहीं, या कितनी यूज़फुल होंगी, इसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्ट, जिसको बोलते हैं NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्ट। ये टेस्ट करके हम लोग कुछ मार्कर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसको बोलते हैं PDL1 या TMB, ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन। सो अगर ये हाई हैं तो यानी कि इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा काम करेगी। इसी तरह कुछ और मार्कर्स लंग कैंसर में होते हैं जैसे कि EGFR। अगर ये मार्कर म्यूटेंट है तो स्टेज 4 कैंसर में मात्र सिंपल इलाज है एक गोली, जैसे कि अर्लोटिनिब या एफेटिनिब। तो कहने का मतलब ये है कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट इवन स्टेज 4 में भी आजकल इतना सिंप्लीफाइड हो गया है कि सिंपल एज अ 1 टैबलेट आप लें और ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है लंबे समय तक। एक गोली या टारगेटेड थेरेपीज़, ये थेरेपीज़ आजकल आगे आ गई हैं और कीमोथेरेपीज़ पीछे चली गई हैं लंग कैंसर में। टारगेटेड थेरेपीज़ हम उन दवाइयों को बोलते हैं जो कि बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। दे आर स्पेसिफिक टू द टारगेट, यानी कि कैंसर सेल को ही मारेंगी, शरीर के बाकी सेल्स को सेव कर देती हैं। इसलिए ये दवाइयाँ स्पेसिफिक होने के कारण साइड इफ़ेक्ट भी कम करती हैं। तो टारगेटेड थेरेपीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग ट्यूमर की जो बायोप्सी होती है उसको एनालाइज करके कुछ टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। उन टारगेट्स के खिलाफ हम लोग दवाई देने की कोशिश करते हैं। यानी कि कीमोथेरेपी तो ऐसा हुआ जैसे हमने जब दी तो शरीर के कैंसर सेल तो मरे सो मरे, बट अच्छे सेल भी मरते हैं, इससे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो गए। बट टारगेटेड थेरेपी सिर्फ कैंसर सेल्स को मारती हैं, इससे साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। क्या थेरेपीज़ यूज़ होती हैं? आईवी थेरेपीज़ यानी कि इंट्रावीनस थेरेपीज़ में हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो क्लास ऑफ ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी यूज़ करने के कुछ बेसिस होते हैं। वो बेसिस अगर पॉजिटिव आप उसमें आ रहे हैं तो इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा असर करती है, लंबा असर करती है। बाकी कुछ टैबलेट्स होती हैं, बड़ा सिंपल सा इलाज होता है, एक गोली रोज़ खानी है। ये टैबलेट्स जो होती हैं जैसे कि EGFR के खिलाफ एफेटिनिब है या अर्लोटिनिब है, या एल्क के खिलाफ एल्क, EGFR, ROS, MET, ये सारे टारगेट्स हैं। ये टारगेट्स हम लोग ट्यूमर पे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये कोई टारगेट मिल जाता है इसके खिलाफ हम लोग दवाई देते हैं। तो एडवांटेज टारगेटेड थेरेपी का ये है कि ये सेफ़ हैं, लंबे समय तक दी जा सकती हैं और कैंसर को डीप तरीके से जाके हर्ट करती हैं और लंबे समय तक क्योर करती हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है लंग कैंसर की कि आप एकदम नॉर्मल हैं, बट आप कुछ ऐसा टेस्ट करवाना चाहते हैं ये जानने के लिए कि कहीं अंदर कैंसर तो नहीं बन रहा। तो हर व्यक्ति को स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है।
इसके बड़े स्पेसिफिक क्राइटेरिया बने हुए हैं। यूजुअली अगर एक व्यक्ति 55 साल से ऊपर है, 55 से लेकर 80 इयर्स के बीच में ही स्क्रीनिंग करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उस व्यक्ति ने 30 पैक ईयर्स स्मोकिंग कराओ। 30 पैक ईयर्स का क्या मतलब है कि अगर एक व्यक्ति एक पैकेट सिगरेट रोज पीता है 30 साल तक, तो ये 30 पैक ईयर्स हो गया। या फिर वो 2 पैकेट सिगरेट पीता है 15 साल तक, तो ये भी 30 पैक ईयर्स हो गया। 3 पैकेट सिगरेट पीता है 10 साल तक, ये भी 30 पैक ईयर्स हो गया। तो आप 55 साल से ऊपर हैं और आपने 30 पैक ईयर्स का स्मोकिंग किया है अपनी लाइफ में, या अभी या पिछले 15 साल के तक, तो आपको स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए जो टूल हम लोग यूज़ करते हैं वो है लो डोज सीटी स्कैन। लो डोज सीटी स्कैन का मतलब सीटी स्कैन से काफ़ी कम डोज में रेडिएशन एक्सपोजर किया जाता है। 2 साल में एक बार करते हैं हम लोग। अगर इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग ये नहीं मान लेते कि ये कैंसर है। 95% केसेस में वो जो गड़बड़ होती है वो नॉन कैंसरस होती है। ओनली 5% केसेस में जाके वो कैंसर में तब्दील होती है। तो आपको अपने नज़दीकी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके मिलना चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या आप स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं या नहीं, और होते हैं तो लो डोज सीटी स्कैन करवाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट लोकल डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए।